जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्रेड 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी ज्योग्राफी सहित अदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें कितनी सीटें हैं, कितनी फ़ीस लग रही है, आपका जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, और जो है आपका जो सब्जेक्ट है यानी जो प्रत्येक सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या क्या है। विशेषकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी के बारे में कि ज्योग्राफ़ी का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो है एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन आते हैं, जो आपके रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है अटेंड करने का तरीका क्या है, बुक्स कौन से हम लोग फॉलो करें। तो आज हम लोग इन सभी मुद्दों पे क्या करने वाले हैं, क्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइन फॉर क्रेड 2023 यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो चलिए हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो दी गई है उसको देखेंगे कि ये क्या मतलब यहाँ पर बातें बताई गई हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसमें बहुत आपको क्या करना है, बहुत ही जो है केयरफुल होकर क्या करना है, फॉर्म भरना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि किसी भी मिस्टेक या त्रुटि के लिए आप जो एप्लीकेंट है वो स्वयं क्या होगा, जिम्मेदार होगा। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है कि जो ये आपका एग्ज़ाम होगा क्रेड का 2023 में पीएचडी एंट्रेंस का, वो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, कंडक्ट इन ऑफलाइन मोड एट प्रयागराज ओनली। ये केवल प्रयागराज सिटी में ही क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग ये भी जानिए कि प्रयागराज सिटी यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जिस डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और जो उसका मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी सेंटर जो है क्रेड 2023 के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए ये बात। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आउट होता है, रिज़ल्ट आउट होने के 30 दिन के अंदर आप चाहें तो आरटीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, 200 रुपये के आपको चालान जमा करना होगा, और उसके तहत जो आपकी कॉपी होगी यानी जो आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अपनी कॉपी भी आप आसानी से यूनिवर्सिटी में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये डेट आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट आउट होने के कितने, 30 दिन के अंदर। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और आप फॉर्म भर के अपनी कॉपी को देख सकते हैं कि आपने कैसे लिखा, आपको कितना नंबर मिला, ये सारी बातें उसमें मेंशन रहेगी। और यहाँ पर ये कैटेगरी दिया गया है कि जो है ये जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको जो है उनके अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा। यहाँ पर जो सोशल कैटेगरी है वो क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर दिया गया है फ़ीस के बारे में। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी ये जो तीनों कैटेगरी है, इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1800 रुपये है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू यानी जो हैंडीकेप्स हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो फ़ीस रखी गई वो कितनी है, 900 रुपये फ़ीस रखी गई है। फ़ीस थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो है कम होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो क्या ही किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी का अपना रूल रेगुलेशन होता है। इस पर जो क्रेड एग्ज़ाम करवाता है ये आपका यूनिवर्सिटी करवाता है, इसमें किसी प्रकार का जो है यूजीसी या आपका जो एनटीए ऐसा कोई संस्था नहीं जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। तो इसकी फ़ीस आप देख लीजिए, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपये, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 900 रुपये रखा गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बातें हैं कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन क्रेड 2023, यानी आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको पूरी के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी गलत उत्तर के लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा, यानी आपके अंक यानी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो आज यानी 26 अक्टूबर से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आपका कितना है, 15 नवंबर 2023। अगर फ़ीस सबमिशन की बात की जाए तो ये 16 नवंबर 2023 तक आपकी फ़ीस सबमिट होगी। आप एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट के लगभग एक सप्ताह पहले डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम कम होगा इसका जो है अभी जो है अनाउंस करना बाकी है। ये जो है यूनिवर्सिटी जल्द ही कुछ दिनों में क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट का क्या करेगी,
जो है यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। एक संभावित जो मुझे लग रहा है कि जो इसकी डेट होनी चाहिए वो दिसंबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 2023 में आप देख सकते हैं कि 2 बार आ चुका है, क्योंकि 2022 का नहीं हो चुका था तो वो 23 में आया है, और जो अभी आया है ये 2023 के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है। तो जो पटरी जो यहाँ पर पीएचडी की जो एक कहते हैं कि हर साल जो है सीटें आनी चाहिए, तो कोविड के कारण ये व्यवस्था जो थी ये बिगड़ गई थी, और उसी व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए 2023 में दोबारा नोटिफिकेशन आया है। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि जो इसका एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए, मोस्टली तो यही है। बाकी जब डेट आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अभी जो संभावित डेट मान के चलिए कि दिसंबर को ही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें रहीं कि जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको फ़ीस कितना लग रहा है, किस कैटेगरी का फ़ीस, फॉर्म कब से स्टार्ट है, और जो है आपका लास्ट डेट कब तक है। अब हम आगे कुछ पढ़ेंगे, क्रेडिट के बारे में जानेंगे कि क्रेडिट में आपका जो है क्या क्या होने वाली बातें हैं। ये तो रहा आपका पूरा का पूरा शेड्यूल फॉर्म के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है नोट दिया गया है कि जो क्रेडिट का एग्ज़ाम है वो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी ये आप नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, सबको देना क्या कर दिया गया है, मस्ट भी, यानी नेसेसरी है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई जेआरएफ स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, क्वालिफाइड है, तो उसको क्रेडिट एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के लिए छूट है, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर होते हैं, अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए छूट है, तो उन सारी कैटेगरी में हम लोग नहीं आएंगे। खासकर जेआरएफ होल्डर को भी क्या करना है, पेपर देना है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी स्टूडेंट एमए पास आउट है वो भी इस एग्ज़ाम को क्या कर सकता है, दे सकता है। ऐसा नहीं कि आप नेट या जेआरएफ हो तभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप एमए जो है पास आउट है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो है कि जो आपका पेपर है वो आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। आपके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर आपके एग्ज़ाम में होंगे, क्रेडिट के एग्ज़ाम में। एक आपका होगा सब्जेक्टिव और एक आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो जो ये आपका पहला जो पेपर है इसमें 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो है क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उसको कहाँ से आप पढ़ें। 50 एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए कितना आपको दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएगा, और 25 क्वेश्चन आपका जिस सब्जेक्ट से आप क्रेडिट दे रहे हैं। सपोज दैट अगर आप जो है दे रहे हैं ज्योग्राफी से क्रेडिट दे रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का आएगा जो आपका कॉमन ज्योग्राफी है, और 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च से आएगा। अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आएगा, 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च से आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव है यानी जो रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपका लिखित परीक्षा है, उसमें टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, और ये 13 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपको समय दिया गया है 120 मिनट का, यानी दोनों मिलाकर आपको जो क्रेडिट का एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव यानी सब लिखित और जो है एमसीक्यू बेस्ड, वो 300 नंबर का है, ठीक है। इसमें जो आपका लिखित एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, इसमें 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे, और 2 मीडियम क्वेश्चन आएंगे, यानी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, और एक लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। लॉन्ग में 2 रहता है, आपको 1 करना होता है। तो कुल मिला के आपको 13 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर जो समय की बाध्यता दी गई है 3 घंटे की, जैसे 30 मिनट इसके लिए अलॉट कर दिया गया, 120 मिनट ऐसे इसके लिए, वे भी क्या होता है कि पेपर आपको एक साथ दे दिया जाता है दोनों, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी ये क्या आता है कि इसको पहला पेपर आपको दे दिया जाए, उसके 30 मिनट बाद आपको दूसरा पेपर दिया जाए, लेकिन मोस्टली यही है कि दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिया जाएगा। अब आपको 3 घंटे जो आपको ये समय निर्धारित किया गया है 150 मिनट, ठीक है, 120 मिनट ये और 30 मिनट ये, जो ये आपका 150 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया गया है 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे में देखा जाए तो आपको क्या है, ये पूरी के पूरे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और आपके 13 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो 300 नंबर का आपका टोटल क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब नीचे जो दिया गया है कि
आपको जो 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा इसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि इतना नंबर आपको एग्ज़ाम में लाना ही लाना है, तभी आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग है या प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वरना आप पहले ही क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए कॉलिंग जो है होगी या नहीं होगी, उसमें आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा यदि मिनिमम इतना नंबर नहीं पाते हैं तो। जैसे जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है वो अगर रिटन एग्ज़ाम में वो 50% है जनरल के लिए, यानी जो अनरिजर्व स्टूडेंट हैं जनरल हैं उनको इस 300 नंबर में 50% यानी 150 नंबर लाना क्या है, मस्ट भी है। उसके बाद जो आपके EWS हैं, ठीक है, और OBC SC ST हैं, इनके लिए कितना लाना है, या PW हैं, इनके लिए 45% मार्क लाना क्या है, अनिवार्य है। 300 का 45%, ठीक है, यानी 135 नंबर। तो यानी जो जनरल स्टूडेंट हैं उनको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और जो आपके SC ST हैं उनके लिए कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है, उनके लिए लाना है आपका जो है 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है आपकी क्रेडिट एग्ज़ाम में, तभी आपका आगे प्रोसेस देखा जाएगा, वरना वहीं से आपको क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये रहा पूरा जो है ये एग्ज़ाम का पैटर्न है इसके बारे में। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये यहाँ पर दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं इस एग्ज़ाम से, यानी उनको क्रेडिट नहीं देना है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। जैसे जो टीचर लोग हैं उनके लिए गाइडलाइन दी गई है, अब जो टीचर हो वो गाइडलाइन देख सकता है, ठीक है। और जो है दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे दिया गया है वो, यानी या जो ऑफिसर्स है आप आर्म्ड फोर्स का, यानी कोई आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट है, यानी जो अगर अदर कंट्री से आता है तो उसको लेवल फर्स्ट नहीं देना है, उसको डायरेक्ट किस में अपीयर होना है, इंटरव्यू में अपीयर होना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है कि यानी जो SC है उसके लिए 15% सीटें रिजर्व की गई हैं, 7.5% सीटें ST के लिए रिजर्व की गई हैं, और OBC के लिए 27% सीटें क्या कर दी गई हैं, रिजर्व की गई हैं, ठीक है। वहीं पर 5% सीटें PW के लिए क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। तो ये रिजर्वेशन का जो प्रावधान है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको दिया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पर अभी हमको ऊपर बताया गया कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 में 150 नंबर लाना मस्ट भी है। इसके अगर कम आया तो आप जो है पहले से फेल माने जाएंगे, यानी आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग के लिए लिस्ट तैयार होती है उसमें आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। और जो SC ST PWD हैं OBC हैं उनके लिए 300 में 45% यानी 135 मार्क्स आपको लाना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद ये सब आप पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं कि आपका जो क्रेडिट एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो पूरा होता है जिसमें आपका जो क्रेडिट का नंबर जुड़ेगा, इंटरव्यू का आपका जो है हाई स्कूल इंटर यानी जो एकेडमिक मार्क्स है वो टोटल कितने का होगा। तो अब वहाँ क्रेडिट का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्रेडिट का एग्ज़ाम कितने का हो गया, 300 नंबर का हो गया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको कितने बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, आपको कॉलिंग होगी डिपार्टमेंट में सीट के अकॉर्डिंग, जितना नंबर आप पाएंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा, कॉलिंग होगा। एक सीट पे 2 कैंडिडेट की लगभग कॉलिंग होती है, ठीक है। अब अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो गया, उसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो अब यहाँ पर पूरा टोटल दिया गया है कि टोटल ओवरऑल जो आप फाइनल जो कट ऑफ बनता है वो कितने नंबर का बनता है। तो टोटल मार्क्स जो ये है यहाँ पर ये कि पूर्णांक जो आपके यहाँ का है PhD में इंटरव्यू वाइवा का लेकर और आपका क्रेडिट का लेकर वो 75 मार्क्स का है, ठीक है। 75 मार्क्स। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 300 का क्रेडिट ही होता है तो टोटल हम 75 कैसे बता रहे हैं। टोटल 75 इस तरीके का है कि जितना भी नंबर आप क्रेडिट में पाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जो है उसको हम 35 नंबर के बराबर क्या कर लेंगे, उसको 300 को कन्वर्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस कब होगा, ये प्रोसेस इंटरव्यू में जब आपका जो है लिस्ट में आप आ जाएंगे तब ये प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट होगा। यानी जो टोटल यहाँ पर फाइनल जो मार्क्स होगा वो 75 नंबर का आएगा, जिसमें जो आपने 300 नंबर पाया है उसको 35 के बराबर कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे आप जो है आपका इंटरव्यू नाम आ गया, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉलिंग हो गई। अगर आप 150 नंबर पाए थे, तो यहाँ पर 35 में आपका कितना बन गया, 17 नंबर बन जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। यानी जो ये 35 है 300 के बराबर हो जाएगा आपका 35 नंबर,
तो जितना नंबर आप पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इस 35 उस 300 को किसके बराबर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 35 नंबर के बराबर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस 35 में से जितना बनेगा वो आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो 35 नंबर ये हो गया आपका, यानी ये 35 है, ये समझ लीजिए कि रट का 300 के बराबर है। उसके बाद 15 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो 35 ये हो गया, 15 ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एकेडमिक का कैसे आपका जुड़ेगा। यदि आप हाई स्कूल में जो है 50% से कम नंबर पाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यदि आप फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, 50 से 60 के बीच में है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप 60% से ज़्यादा हैं तो आपको 2 नंबर, यानी फर्स्ट डिवीज़न आने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। आपका 2 नंबर वैल्यू होगी उसकी जोड़ेगी हाई स्कूल में। अगर आप सेकंड डिवीज़न है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 50 से नीचे तो आपको 0 नंबर प्राप्त होगा, किसमें, हाई स्कूल के जो है बेस पे आपको जो मार्क्स मिल रहा है। इंटरमीडिएट में इसी प्रकार से है, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 3 नंबर मिलेगा, सेकंड डिवीज़न है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर 50% से नीचे हैं तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट में क्या है, 5 नंबर का अंडर ग्रेजुएट आपका। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप 50% से क्या है लेस देन है तो 2 नंबर मिलेगा, 50 से 60 के बीच में है तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है यानी MA MSc कुछ भी है, MCOM है, तो ये 10 नंबर के बराबर जुड़ेगा। इसमें अगर आप 50% से जो है मोर एंड 50 से 55 के बीच में तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, 55 से 60 के बीच में है तो 7 नंबर दिया जाएगा, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, अगर आप नेट JRF दोनों हैं यानी JRF क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो आप एकेडमिक अगर बात किया जाएगा तो ये 25 नंबर का बनता है, एकेडमिक हो गया, 15 नंबर इंटरव्यू हो गया, 35 नंबर का हो गया आपका क्रेडिट एग्जाम, यानी जो 300 पाए थे उसको 35 के बराबर कन्वर्ट किया जाएगा। फिर आपकी ओवरऑल 75 में नंबर बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल का भी वेटेज है आपका, इंटरमीडिएट का भी वेटेज है, अंडर ग्रेजुएट का वेटर है, पोस्ट ग्रेजुएट का वेटेज है। अगर आप नेट हैं तो आप 3 नंबर पाएंगे, अगर आप JRF हैं तो आप 5 नंबर पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना वेटेज आपको दिया जा रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल आपका 75 मार्क्स, 75 में आप जितना पाते हैं। ठीक है, यानी क्रेडिट वाला एग्जाम, क्रेडिट वाले नंबर को 35 के बराबर कन्वर्ट होगा, 35 के बराबर उसको माना जाएगा। जैसे आप 150 पाए तो इसका मतलब आप कितना पाए, 17 नंबर पाए, क्योंकि 300 बराबर 35। ठीक है, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। आपको वेबसाइट दी गई, इसी वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म क्या करना है, फिलअप करना है। फीस का आपको पता होगा, ये आपको पता चल गया कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में जो है आपका जो इंटरव्यू होगा वो टोटल एकेडमिक मार्क कैसे जोड़ा जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहले सीटों के बारे में हम लोग विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर सीटें दी गई हैं। ठीक है, 2023 में बहुत सारी सीटें हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नए टीचरों की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो लगभग जो है काफ़ी सीटों को, लगभग 550 सीटों को फिलअप किया गया है, इसलिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये कॉलेज के नाम दिए गए हैं, ये कैंपस की सीटें हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल बॉटनी में जो है टोटल 2 सीटें हैं, ये 2 के दोनों किस में हैं, कैंपस में है। EU मतलब हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। CMP इसका एक डिग्री कॉलेज है, CMP डिग्री कॉलेज। ADC एक डिग्री कॉलेज है, ISDC भी डिग्री कॉलेज है, SPM, SSK, ठीक है, AKDC, HDC, JT, RTMM, ECC, ये सारे के सारे क्या हैं, ये यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। और जो EU लिखा है ये मेन कैंपस में सीटें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की देखें तो ये 2 सीटें हैं, दोनों आपके कैंपस में हैं। यहाँ पर देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी में 40 जो है टोटल 68 सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें कैंपस में हैं, 19 सीटें CMP में हैं, ADC में कोई सीट नहीं है, ISDC में 4 सीटें हैं, SPM में कोई सीटें नहीं है, SSK में 5 सीटें, बाकी कहीं कोई सीट नहीं है। तो ये सारा का सारा लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स हो गया, पर्शियन हो गया, यानी सारा जिसका भी है वो अपना इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। अगर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी की कितनी सीटें हैं तो ये देखिए 29 नंबर पे क्या दिया गया है, ज्योग्राफी दिया गया है। तो अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो यहाँ टोटल कितनी सीटें हैं, 45 सीटें हैं, 45 सीटें हैं ज्योग्राफी में, जिसमें आपके मेन कैंपस में 3 सीटें हैं, बाकी 1 सीटें ये कॉलेज में CMP जो भी है 2 सीटें, 4 सीटें, 4 सीटें, 4 सीटें। अगर देखा जाए तो ये जैसे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। तो
29 सीटें ज्योग्राफी की, 29 नंबर पे ज्योग्राफी है। यहाँ पर 45 सीटें आपकी मेंशन की गई हैं। काफ़ी अच्छी सीटें हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 30 सीटें आपके मेन कैंपस में हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेन कैंपस में कितनी अच्छी सीटें हैं। लास्ट बार जो 2022 का आया था उसमें मात्र 6 सीटें थी कैंपस में, इस बार 30 सीटें हैं। तो बाकी आगे देखेंगे, जर्मन हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी में 67 सीटें हैं। ऐसे इसी प्रकार देख लीजिए, ला हो गया, तमाम सारे जो जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं वो यहाँ पर मेंशन हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एब्रीविएशन दिया गया है कि इसे जो CMP था, CMP का मतलब होगा चौधरी महादेव प्रसाद, ये कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है इसके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, जो इसकी डिग्री कॉलेज है उसका एब्रीविएशन दिया गया है। आप जो है क्रेडिट एग्जाम केवल एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट भर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर दिया गया है कि एन एप्लीकेंट इज इंटाइटल्ड टू अपीयर फॉर द लेवल फर्स्ट स्टाफ पीरियड 2023 इन ओनली 1 सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं कि आप क्या होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में PG होनी चाहिए विथ कितने 50% मार्क्स, यानी अगर आप PG हैं किसी भी सब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, केमिस्ट्री, बॉटनी, ठीक है, तो उसमें आपको PG होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर भी आप जाके इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो है आपको किस सब्जेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट दिया गया है। ये देखिए आप लोग, ज्योग्राफी में आप MSc हो, PG, MA हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स आर EW, यानी 55% के साथ आपको जो है उत्तीर्ण होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है किसी भी सब्जेक्ट में। और जो EWS, OBSC, SC, ST, PWD है उसके लिए कितना है, 50% मार्क्स ज़रूरी है PG में। तो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं है, यानी PG केवल है, ना नेट है, ना GRF है, अगर आप क्रेडिट क्वालिफाई करके PhD में अगर जो है क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको, अगर आप कैंपस के अंदर रहेंगे, हम कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है खुद से 8,000 रुपये महीने जो है क्या देती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। अगर आप नेट हैं या कुछ भी नहीं है, तो अगर आप GRF, तो आपको भारत सरकार के द्वारा जो UGC फेलोशिप देती है वो तो आपको मिलेगा, जो कि कितना है, इस समय 31,000 है, लेकिन 6,000 बढ़ गया है, अब वो 37,000 होने वाला है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट हो गया है। तो आप जो है सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। आगे अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। हम देखेंगे कि इसका सिलेबस दिया गया है आगे। तो यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। अगर देखेंगे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है। हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो स्क्रॉल करके इसको हम देखते हैं। 29 नंबर पे ज्योग्राफी है कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। ये अदर सब्जेक्ट वाले, ये PDF आपको भेज दिया जाएगा और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी ये अच्छे से दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने वाले यहाँ पर क्रेडिट के लिए जो दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, और यहाँ पर जो रिसर्च आपका डोमेन है वो किस सेक्टर में कराया जा रहा है, ये इतने सेक्टर में, जो मॉर्फोलॉजी, एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है, ये डोमेन दिया गया है। रीजनल डेवलपमेंट, डिस्पैरिटी, प्लानिंग, वोटिंग पैटर्न, इलेक्टोरल बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलफेयर इशू, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्यू टेक्निक्स, अर्बन इन्वायरमेंट, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, टूरिज्म, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, एरिड लैंड स्टडीज, क्लाइमेट चेंज, एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ठीक है। तो इतने में आपको रिसर्च कराया जाएगा। ये लगभग ऑलमोस्ट सभी सेक्टर इसमें इंक्लूड है। ये आपका क्या है, ये सिलेबस है जो आपके जो है
यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है जारी किया गया है कि इसी सिलेबस से आपके जो क्रेडिट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका सब्जेक्ट है यानी ज्योग्राफी से जो 2 रिटन एग्जाम आएंगे या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 25, तो वो किस टॉपिक से और किस यूनिट से आएंगे। तो पहला यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी दिया गया है, जिसमें फंडामेंटल कंसेप्ट है, कुछ फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फार्म डेवलपमेंट, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, डेनुडेशन प्रोसेस है, वेदरिंग एंड इरोजन है, जियोसिंक्लाइन है, माउंटेन बिल्डिंग थियरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स है, कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, लैंड फार्म एसोसिएटेड विथ फ्लूवियल ग्लेशियल एरिड कोस्टल एंड कास्ट साइकिल। यानी इस सिलेबस को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है ये वही सिलेबस है जो अभी हम लोग क्या है, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं रिसेंट्स में, कि ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन जो है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि इसी को आपको डिस्क्रिप्टिव वे में क्या है, लॉन्ग वे में अच्छे से डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपको देख लिए कि 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल तो आएंगे ही, जो लिखने वाले में आएगा वो आपके कुछ शॉर्ट आएंगे, कुछ मीडियम आएंगे और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे, जिसमें आपको एक क्या करना है, करना ही करना है। तो उसी सिलेबस को आप फॉलो करेंगे और यहाँ पर जो लिखा गया लगभग वही चीज़ें हैं, ये मैंने क्या एक साथ सिलेबस में लिख दिया है, हमने वहाँ पे आपको तोड़ के बताया है। तो इसी को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। ये लगभग पीजी का सिलेबस है, जो भी स्टूडेंट पीजी किए होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो ये उसी का लगभग सिलेबस है, ठीक है। तो उसी के आसपास की चीज़ें क्या है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। जो क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत हार्ड नहीं होता है, आप एक मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ शॉर्ट में जैसे आपको दे दिया जाएगा कि एक रूपतावाद क्या है, यानी यूनिफॉर्मिटिज्म क्या है, इस पर कमेंट कीजिए। इंसुलेशन को कौन से कारक फैक्टर जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मीडियम में दे दिया जाता है, कभी डेविस को, कभी पेंग को, या मान लीजिए आपको दे दिया गया जो है वेगनर के बारे में या कोवर के बारे में दे दिया गया। ऐसे लॉन्ग में भी आपको क्वेश्चन दे दिया हो सकता है, ज्योग्राफिकल टेक्निक से दे दिया जाए। पिछली बार तो जो है डेविस का जो है स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी पूछ लिया था। तो ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत घबराने की बात नहीं। हाँ, हर यूनिट जितने भी यूनिट यहाँ पे दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए थॉट की बात किया जाए तो जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो गया, बिहेवियरिज्म हो गया, वेलफेयर हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, ये सब जो टॉपिक हैं, ये सब इसके क्या हैं, आपके क्रेडिट के बहुत ही जो है एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिलेबस में जो बातें आपको बताई गई हैं, ऑलमोस्ट हम आपको करवा चुके हैं। वही सारी जो है बातें यहाँ पर भी बताई गई हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप लोग वो वाला वीडियो देखकर जो है क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। जो जो टॉपिक्स आपको हम बताए हैं उस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्रेडिट आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वालीफाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसके लिए बुक्स, तो वही पीजी में जो भी आपके पास बुक हैं, जितने भी जो है इसमें मेंशन किए गए हैं, जो भी आप पीजी में आपको बताए गए होंगे बुक्स, चाहे वो प्रोफेसर सुमेंद्र सिंह सर की हो या डी मौर्य सर की हो या आपके जो है माजिद सर की हो इंडियन ज्योग्राफी, तो वही सारी बुक्स आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको संजय सिंह क्रॉनिकल ले लेना है और पूरी किताब को जितने भी यूनिट दिए गए हैं अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको संजय सिंह क्रॉनिकल में नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई जो है एक अच्छी बुक पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको दिक्कत होता है तो बुक पे हम एक वीडियो ऑलरेडी अलग से आपके लिए जो है बनाएंगे फ्यूचर में। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, आपको वो प्रॉब्लम आपकी क्या कराई जाएगी, दूर कराई जाएगी। बाकी आप लोग फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए। किसी प्रकार की मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्या होने वाली है, दिक्कत आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही जो है मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही जो आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि इसमें सर क्रेडिट आ गया, हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा दोनों में। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका वो चेंज करना है। यानी अभी जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में चेंज कर दीजिए। जैसे आप डेविस पढ़ रहे हैं या आप किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ओशनोग्राफी में बताया कि आपको पढ़ना है कि जो है किसी भी ओशन बेसिन का वाटर रिलीफ, तो वाटर रिलीफ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है कि वाटर रिलीफ होता क्या है, जो अटलांटिक ओशन में वाटर रिलीफ में क्या क्या होगा, एक आप सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। फ्लो चार्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बना के रख लीजिए और उसी से बार बार क्या कीजिए, रिवीजन
करिए तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी क्या है, अभी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रट रहे हैं, थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में चेंज कर दीजिए और अच्छे से जाइए, क्या दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस जिसके पास होगी उसका क्रेडिट आसानी से क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएगा। यानी जो सारी चीज़ें से आपको अगर बोल दिया गया कि आप जो है 100 शब्द हमको क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे लिखिए, तो आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फ्लो चार्ट जैसे आप बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, और अगर आप सब कुछ 100 शब्द लिख ले जाते हैं बेहवलिज्म के बारे में, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में, डेविस के बारे में, पेंक के हो गए, आपके जो है जितने भी जो है ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो आपका क्रेडिट आसानी से क्या हो जाएगा, क्वालीफाई हो जाएगा। यही सारी चीज़ें क्रेडिट में भी पूछी जाती है। हम आपको जो है एक वीडियो बनाते हैं, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर आपको तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्टूडेंट से जो हम रिव्यू किया आए थे, वो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन थे, तो उन्होंने याद किया था क्वेश्चन, तो उसको हमने नोट किया था। तो आपको लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे एक वीडियो में कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट में कुछ ऐसी बातें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, आपको उस प्रॉब्लम का समाधान कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।